क्या आपके गांव में भी किसी की जमीन विकास के नाम पर छीनी गई है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण बनाम कृषक संघर्ष, दो शक्तियों का टकराव। रंगभूमि उपन्यास में पारंपरिक कृषि आधारित ग्रामीण जीवन और आधुनिक औद्योगिकरण के बीच का संघर्ष केंद्रीय विषय है। प्रेमचंद ने इस टकराव को केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और अस्तित्वगत संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। यह संघर्ष केवल सूरदास और उद्योगपतियों के बीच नहीं है, बल्कि दो युगों, दो सभ्यताओं और दो जीवन दर्शनों के बीच है। औद्योगिकरण की प्रगति। उपन्यास में औद्योगिकरण निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत है। गांव में फैक्ट्री स्थापना का प्रस्ताव है। परिवहन सुविधा के नाम पर रेलवे लाइन बिछाने की योजना है। शहरीकरण के लिए ग्रामीण भूमि का उपयोग हो रहा है। नगर के उद्योगपतियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश किया जा रहा है। औद्योगिकरण के समर्थक उद्योगपति वर्ग है। ये लोग विकास और प्रगति का नारा लगाते हैं, रोजगार का वादा करते हैं, आधुनिकता और सभ्यता का प्रलोभन देते हैं। इन्हें सरकारी संरक्षण और कानूनी सहायता प्राप्त है। अंग्रेजी सरकार भी इनके साथ है। औपनिवेशिक सिविलाइजेशन के तहत भारत को आधुनिक बनाने का दावा करती है। कानूनी ढांचा उद्योगपतियों के पक्ष में काम करता है। कृषक संघर्ष की प्रगति। सूरदास कृषक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उसका जमीन से प्रेम केवल भौतिक नहीं है, जमीन उसके लिए जीवनदायिनी मां के समान है। पारंपरिक जीवन पद्धति में वह कृषि आधारित आत्मनिर्भर जीवन जीता है। सामुदायिक जीवन में गांव की एकता और सहयोग पर उसकी गहरी आस्था है। प्रकृति के साथ तालमेल उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। धैर्य और अहिंसा में वह गांधीवादी प्रतिरोध का जीवंत उदाहरण है। भैरव नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें विद्रोही प्रवृत्ति है। वह सक्रिय और हिंसक प्रतिरोध में विश्वास रखता है। राजनीतिक चेतना उसमें विकसित है। वह शोषण की संरचना को समझता है। संगठन की आवश्यकता को वह पहचानता है। नए विचारों की ओर उसकी झुकाव है। वह पारंपरिक धैर्य से उब चुका है। दो शक्तियों की मूलभूत भिन्नताएं। कृषक जीवन और औद्योगिक जीवन में गहरी भिन्नताएं हैं। कृषक जीवन में जमीन जीवनदायिनी मां है। औद्योगिक जीवन में जमीन पूंजी का साधन मात्र है। खेती परंपरा और धर्म है। उद्योग लाभ का साधन है। समुदाय परिवार के समान है। फैक्ट्री मशीन है। प्रकृति के साथ सामंजस्य है। औद्योगिक जीवन में प्रकृति का दोहन है। धीमी गति और सहज जीवन है। तीव्र गति और तनावपूर्ण जीवन है। आत्मनिर्भरता है। बाजार पर निर्भरता है। पीढ़ीगत ज्ञान है। तकनीकी ज्ञान है। सांस्कृतिक पहचान है। पहचान की हानि है। मूल्यों में भी गहरा टकराव है। कृषक मूल्यों में धैर्य, सहनशीलता, सहयोग, सामुदायिकता, प्रकृति पूजा, संतुलन, परंपरा, अस्थिरता, अहिंसा और सत्य है। औद्योगिक मूल्यों में तीव्रता, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद, लाभ, भौतिकवाद, असीम वृद्धि, नवीनता, परिवर्तन, कानून और अनुबंध है। संघर्ष के विभिन्न स्तर। आर्थिक स्तर पर यह संघर्ष बहुत गंभीर है। उद्योगपति सार्वजनिक हित में जमीन लेना चाहते हैं। किसान को अपर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा बाजार मूल्य से कम होता है। किसान बेरोजगार हो जाता है।
उद्योगपति रोजगार का वादा करते हैं, परंतु वास्तव में मजदूरी शोषण होता है। कौशलहीन मजदूरी में किसान से मजदूर का पतन होता है। बेरोजगारी का डर मजदूर को दबाता है। सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन गहरा है। पारिवारिक संबंध मजबूत और सामूहिक होते हैं। औद्योगिक समाज में कमजोर और व्यक्तिगत हो जाते हैं। जाति व्यवस्था स्थिर और परंपरागत है। औद्योगिक समाज में ढीली परंतु नई असमानता आती है। लैंगिक भूमिकाएं पारंपरिक है। औद्योगिक समाज में परिवर्तित परंतु शोषण जारी रहता है। सामुदायिक जीवन में एकता और सहयोग है। औद्योगिक समाज में प्रतिस्पर्धा और अलगाव है। सामाजिक सुरक्षा गांव की सामूहिक जिम्मेदारी है। औद्योगिक समाज में कोई सुरक्षा नहीं है। सांस्कृतिक स्तर पर विनाश और भी गहरा है। भाषा और बोली का ह्रास होता है। लोक कला और शिल्प का अंत होता है। उत्सव और परंपरा समाप्त होती है। धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खो जाती है। नई संस्कृति में पाश्चात्य मूल्य भौतिकवाद और उपभोग आते हैं। शहरी जीवन शैली में अलगाव और तनाव आता है। तकनीकी दृष्टिकोण में मानव को मशीन में बदल दिया जाता है। सूरदास की नैतिक दुविधा सूरदास की नैतिक दुविधा बहुत गंभीर है। जमीन बेचकर जीवन बचाना या जमीन न बेचकर गरिमा बचाना, यह प्रश्न उसे सताता है। समझौता करना अपमान है, परंतु असमझौता जीवन के लिए खतरा। औद्योगिकरण की नैतिक समस्या भी स्पष्ट है। विकास किसका है, उद्योगपतियों का या किसान का? प्रगति की कीमत क्या है, मानवीय मूल्यों का बलिदान? सार्वजनिक हित की आड़ में निजी लाभ क्यों छिपाया जा रहा है? प्रेमचंद का दृष्टिकोण। प्रेमचंद ने केवल किसान का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से चित्रित किया। औद्योगिकरण का पक्ष भी उन्होंने दिखाया। वास्तव में रोजगार की आवश्यकता है, विकास आवश्यक है, आधुनिकता लानी है, परंतु यह सब मानवीय मूल्यों के साथ होना चाहिए। प्रेमचंद का साम्यवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। उन्होंने पूर्णतः पारंपरिक या पूर्णतः आधुनिक दोनों को अस्वीकार किया। उनका संदेश है कि औद्योगिकरण किसान की सहमति से हो, उचित मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, सांस्कृतिक संरक्षण के साथ तकनीकी विकास होना चाहिए। संघर्ष का परिणाम। उपन्यास में सूरदास की जमीन छिन जाती है। यह कृषक संघर्ष की हार प्रतीत होती है। शारीरिक स्तर पर जमीन गई, घर टूटा, आर्थिक स्तर पर गरीबी और बेरोजगारी आई, सामाजिक स्तर पर गांव से विस्थापन हुआ। परंतु सूरदास की नैतिक विजय है, उसने समझौता नहीं किया, गरिमा बचाई, पहचान और परंपरा संरक्षित रखी, भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना। भैरव नई दिशा का संकेत है, सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता दिखाता है, राजनीतिक चेतना का महत्व बताता है, संगठित विरोध ही समाधान है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रंगभूमि 1924-25 में लिखा गया, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विकास की मांग बढ़ी थी। गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। किसान चेतना जागृत हो रही थी। जमींदारी प्रथा के दुष्प्रभाव जारी थे। ईसाई मिशनरियों की सक्रियता बढ़ रही थी। नगरीकरण तेज हो रहा था। प्रेमचंद की व्यक्तिगत अनुभूति भी इसमें महत्वपूर्ण है।
वे गांव के मूल निवासी थे, बनारस के निकट गांव में जन्मे। किसानों की दयनीय स्थिति से सीधा परिचय था। शिक्षक के रूप में ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया। स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आज की प्रासंगिकता। रंगभूमि का संघर्ष आज भी इतना ही प्रासंगिक है। 1920 में फैक्ट्री के लिए जमीन ली जाती थी। आज स्मार्ट सिटी और हाईवे के लिए 1920 में रेलवे लाइन बिछती थी। आज बुलेट ट्रेन, मेट्रो और एक्सप्रेस वे बनते हैं। 1920 में जमींदार साहूकार शोषण करते थे। आज कॉर्पोरेट और बैंक शोषण करते हैं। 1920 और 21 किसान आंदोलन ने फिर से यही संघर्ष उजागर किया। कॉर्पोरेट कृषि का विरोध हुआ। एमएसपी की मांग उठी। कृषि जमीन की रक्षा का प्रश्न आया। सामूहिक संघर्ष की शक्ति सिद्ध हुई। कानून वापसी हुई। रंगभूमि उपन्यास में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां। ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि। रंगभूमि उपन्यास 1920 के दशक की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जब भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1920-22 में असहयोग आंदोलन चला, जिससे किसान आंदोलन प्रेरित हुए। 1921 में खिलाफत आंदोलन हुआ, जो सांप्रदायिक राजनीति का प्रतीक बना। 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। 1925 में कांग्रेस का विघटन हुआ, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आई। प्रेमचंद इस समय गोरखपुर में शिक्षक थे। गांधी जी से प्रभावित थे। नवजीवन और स्वदेश में लेखन कर रहे थे। उन्हें ग्रामीण जीवन से सीधा परिचय था। सामाजिक परिस्थितियां, वर्ण जाति व्यवस्था। रंगभूमि में जाति व्यवस्था की वास्तविकता को उजागर किया गया है। ब्राह्मण और ठाकुर शासक वर्ग थे, जमीन के मालिक थे। क्षेत्रीय और जमींदार सामंत थे, भूस्वामी थे। वैश्य और साहूकार व्यापारी थे, कर्जदाता थे। शूद्र और किसान शोषित वर्ग थे, भूमिहीन या कर्जदार थे। अछूत बहिष्कृत थे, सबसे निचले स्तर पर थे। उपन्यास में जाति का प्रभाव स्पष्ट है। ठाकुर किसानों को दबाते हैं। साहूकार निम्न जाति के किसानों से कठोर ब्याज लेते हैं। छुआछूत का अभ्यास सामान्य था। अछूत किसान सबसे अधिक शोषित होते थे। जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या थी। जमींदार भू राजस्व वसूलते थे। लगान की वसूली उनका अधिकार था। अवैध कर लगाते थे। ब्याज और जुर्माना वसूलते थे। बेगारी यानी मुफ्त मजदूरी लेते थे। घरेलू सेवा करवाते थे। रखवाली करवाते थे। सार्वजनिक काम करवाते थे। जमीन कब्जा कर लेते थे। विवाह पर जुल्म ढाते थे। लैंगिक शोषण करते थे। सामाजिक अपमान करते थे। जमींदार के अधिकार बहुत व्यापक थे। किसान की जमीन कब्जाने में सक्षम थे। बेगारी यानी मुफ्त मजदूरी लेना उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। लैंगिक शोषण भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। सामाजिक और न्यायिक शक्ति उनके हाथ में होती थी। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर थी। उत्पादन कृषि आधारित और पारंपरिक तकनीक पर निर्भर था। वितरण साहूकार और जमींदार के हाथ में था। उपभोग आत्मनिर्भर गांव का था।
परंतु गरीबी व्यापक थी। आय का मुख्य स्रोत खेती, मजदूरी और पशुपालन था। कर्ज पीढ़ीगत और उच्च ब्याज पर लिया जाता था। कर्ज जाल बहुत गहरा था। किसान कर्ज लेता था, ब्याज न चुका पाता था, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, जमीन हड़प ली जाती थी, बंधुआ मजदूरी की स्थिति आती थी, गुलामी की स्थिति होती थी, अंत में आत्महत्या या पलायन होता था। सामाजिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव बहुत गहरा था। पुरुष प्रधान समाज में नारी की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। बाल विवाह और दहेज प्रथा प्रचलित थी। विधवा की दयनीय स्थिति थी। शिक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति थी। गांव में स्कूल नहीं थे। अशिक्षा शोषण का मुख्य कारण थी। किसान अपने अधिकार नहीं जानता था। कानूनी जाल में फंस जाता था। धोखा और ठगी का शिकार होता था। स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति बहुत खराब थी। कोई अस्पताल नहीं था। चिकित्सा झाड़ फूक और अंधविश्वास पर निर्भर थी। महामारी अकाल, प्लेग और हैजे के रूप में आती थी। आयु कम थी, मृत्यु दर अधिक थी। धार्मिक परिस्थिति धार्मिक परिस्थिति जटिल थी। हिंदू धर्म पारंपरिक और कर्मकांड प्रधान था। ईसाई मिशनरियां सक्रिय थी, धर्मांतरण का प्रयास कर रही थी। मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक और असुरक्षित था। अंधविश्वास प्रचलित था। शिक्षा का अभाव था। पाखंड पंडित और पुजारी द्वारा फैलाया जाता था। धर्मांतरण की समस्या बहुत गंभीर थी। गरीबी धर्मांतरण का मुख्य कारण थी। सहायता के बदले ईसाई बनने का प्रलोभन दिया जाता था। यह सांस्कृतिक आक्रमण था। किसान अपनी पहचान और विरासत खो देता था। सांप्रदायिक तनाव बढ़ता था। विभाजन की राजनीति को बल मिलता था। राजनीतिक परिस्थितियां, औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी सरकार की नीतियां किसानों के विरुद्ध थी। अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को भू स्वामित्व मिला। रैयतवादी व्यवस्था में सीधे किसान से लगान वसूला जाता था। औद्योगिक नीति में कच्चा माल निर्यात और तैयार माल आयात किया जाता था। सार्वजनिक हित में जमीन अधिग्रहण किया जाता था। कानूनी ढांचा शोषकों के पक्ष में काम करता था। अंग्रेजी शासन की विशेषताएं स्पष्ट थी। विकास का नारा लगाया जाता था। वास्तव में शोषण होता था। कानून जटिल था। किसान के विरुद्ध काम करता था। प्रशासन भ्रष्ट था। जमींदारों से मिला हुआ था। राजनीति डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की थी। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920-22 में चला। इसका उपन्यास पर गहरा प्रभाव पड़ा। खादी आंदोलन से पारंपरिक कृषि का महत्व बढ़ा। स्वदेशी से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की चर्चा हुई। असहयोग से अंग्रेजी सरकार की आलोचना हुई। सत्याग्रह से सूरदास का शांतिपूर्ण संघर्ष प्रेरित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता से सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश मिला। उपन्यास में राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट है। सूरदास का संघर्ष स्वदेशी का संघर्ष है। भैरव का विद्रोह युवा चेतना का प्रतीक है। गांव की एकता सामूहिक राष्ट्रीयता का प्रतीक है। सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति बहुत सक्रिय थी। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रही थी। मुस्लिम लीग अलग राजनीतिक पहचान बना रही थी। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम असंतोष को दर्शाता था। ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण की राजनीति कर रही थी। अंग्रेज सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रही थी। उपन्यास में सांप्रदायिकता की आलोचना हुई है। जॉन सेवक धर्मांतरण की राजनीति का प्रतीक है। सोफिया धर्म से ऊपर मानवता का प्रतीक है। सूरदास पारंपरिक धर्म का प्रतीक है।
परंतु कट्टर नहीं। संदेश स्पष्ट है कि शोषक धर्म नहीं देखता, शोषित को भी एकजुट होना चाहिए। किसान आंदोलन 1920 के दशक में कई किसान आंदोलन हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और फैजाबाद में लगान में कमी की मांग हुई। बिहार के चंपारण में तीन कठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन हुआ। पंजाब के अमृतसर में जमींदारी उन्मूलन की मांग उठी। महाराष्ट्र के सतारा में कर्ज माफी की मांग हुई। रंगभूमि में किसान आंदोलन की झलक स्पष्ट है। सूरदास का संघर्ष व्यक्तिगत सत्याग्रह है। भैरव का विद्रोह सामूहिक आंदोलन की आवश्यकता दर्शाता है। गांव के किसान एकजुट होने की कमी दर्शाते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का अंतर संबंध। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। आर्थिक शोषण सामाजिक भेदभाव का आधार बनता है। सामाजिक भेदभाव राजनीतिक शोषण को सहज बनाता है। राजनीतिक शोषण सांस्कृतिक विस्थापन को वैधता देता है। सांस्कृतिक विस्थापन नैतिक संकट को गहरा करता है। नैतिक संकट अस्तित्वगत संकट में परिवर्तित होता है। सामाजिक परिस्थितियों में जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा और धार्मिक पाखंड शामिल हैं। राजनीतिक परिस्थितियों में औपनिवेशिक शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति और किसान आंदोलन शामिल हैं। आर्थिक परिस्थितियों में जमींदारी प्रथा, साहूकारी प्रथा और औद्योगिकरण शामिल हैं। इन सब का अंतिम परिणाम किसान का शोषण होता है। उपन्यास में परिस्थितियों का चित्रण। सूरदास के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का गहरा चित्रण हुआ है। जाति के स्तर पर वह निम्न वर्ग का किसान है, शोषित है। आर्थिक स्तर पर वह कर्ज में डूबा है, जमीन छीनने की नौबत आई है। राजनीतिक स्तर पर कानून उसके विरुद्ध है, प्रशासन भ्रष्ट है। सामाजिक स्तर पर वह अंधा, गरीब, अशिक्षित है, तिहरा शोषण झेल रहा है। धार्मिक स्तर पर धर्मांतरण का दबाव है। भैरव के माध्यम से नई परिस्थितियों का संकेत मिलता है। नई पीढ़ी पारंपरिक धैर्य से उब चुकी है। राजनीतिक चेतना विकसित हो रही है। शोषण की संरचना को समझा जा रहा है। संगठन की आवश्यकता पहचानी जा रही है। यौन सेवा के माध्यम से औपनिवेशिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। सांस्कृतिक आक्रमण का प्रतीक है। धर्मांतरण की राजनीति का प्रतिनिधि है। गरीबी का फायदा उठाने वाला शोषक है। आज की प्रासंगिकता। रंगभूमि की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 1920 में जाति व्यवस्था थी, आज जाति आधारित राजनीति है। 1920 में जमींदारी प्रथा थी, आज भूमाफिया और कॉरपोरेट अधिग्रहण है। 1920 में अशिक्षा थी, आज गुणवत्ताहीन शिक्षा है। 1920 में छुआछूत थी, आज आरक्षण की राजनीति है। 1920 में लैंगिक भेदभाव था, आज लैंगिक हिंसा और असमानता है। राजनीतिक परिस्थितियों में भी समानता है। 1920 में औपनिवेशिक शासन था, आज वैश्वीकरण और डब्ल्यूटीओ का दबाव है। 1920 में सांप्रदायिक राजनीति थी, आज ध्रुवीकृत राजनीति है। 1920 में किसान आंदोलन थे, आज 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ। 1920 में भूमि अधिग्रहण था, आज स्मार्ट सिटी और हाईवे के लिए अधिग्रहण होता है। 1920 में विकास का नारा था, आज सबका साथ सबका विकास का नारा है। रंगभूमि उपन्यास का विस्तृत विश्लेषण। परिचय। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1924-25 में रचित हिंदी उपन्यास है।
प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वहीं हुई। इस उपन्यास की भाषा हिंदी है और शैली यथार्थवादी उपन्यास की है। रचना काल में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन जोरों पर थे। स्वदेशी और खादी आंदोलन प्रचलित था। हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा था। प्रेमचंद इस समय गोरखपुर में शिक्षक थे। गांधी जी से प्रभावित थे। नवजीवन और स्वदेश में लेखन कर रहे थे। उन्हें ग्रामीण जीवन से सीधा परिचय था। शैलीगत विश्लेषण। यथार्थवाद। रंगभूमि भारतीय यथार्थवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका विषय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता है। पात्र सामान्य किसान, जमींदार, साहूकार है। भाषा जनभाषा यानी खड़ी बोली है। पृष्ठभूमि वास्तविक गांव, खेत, बाजार की है। घटनाएं दैनंदिन संघर्ष है, न कि काल्पनिक। यथार्थवाद की विशेषताएं स्पष्ट है। कोई नायक नायिका का रोमांटिक प्रेम नहीं है। कोई काल्पनिक सुखांत नहीं है। दुखांत ही वास्तविकता है। शोषण और अन्याय का नंगा चित्रण हुआ है। सामाजिक यथार्थवाद। प्रेमचंद ने केवल व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को दिखाया है। सूरदास की जमीन छीनना केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि गांव के अन्य किसानों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। यह जमींदारी प्रथा, उपनिवेशिक शासन, साहूकारी प्रथा, पूंजीवादी शोषण और धर्मांतरण की राजनीति का परिणाम है। प्रतीकवाद। रंगभूमि में गहरा प्रतीकवाद है। रंगभूमि शीर्षक स्वयं एक प्रतीक है। जीवन एक अखाड़ा या मंच है जहाँ विभिन्न शक्तियाँ अपना प्रदर्शन करती हैं। सूरदास का अंधत्व शोषित वर्ग की अंधी स्थिति का प्रतीक है, परंतु अन्याय को देखने की क्षमता का भी प्रतीक है। जमीन जीवन, मातृत्व, पहचान और विरासत का प्रतीक है। फैक्ट्री आधुनिक शोषण और पूंजीवाद का प्रतीक है। गांव पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। नगर आधुनिकता और पाश्चात्यकरण का प्रतीक है। महाकाव्यात्मकता। रंगभूमि को किसानों की रामायण कहा जाता है। पारंपरिक महाकाव्यों में देवता असुर संघर्ष होता था। यहाँ किसान शोषक संघर्ष है। पारंपरिक महाकाव्यों में धर्म अधर्म की लड़ाई होती थी। यहाँ न्याय अन्याय की लड़ाई है। पारंपरिक महाकाव्यों में राजा महाराजा होते थे। यहाँ सूरदास जैसा सामान्य किसान है। पारंपरिक महाकाव्यों में युद्ध होता था। यहाँ जमीन के लिए संघर्ष है। पारंपरिक महाकाव्यों में वनवास होता था। यहाँ गांव से विस्थापन है। संरचनात्मक विश्लेषण। कथा संरचना। रंगभूमि में एक से अधिक कथा वाहिनी है। मुख्य कथा सूरदास का संघर्ष है। उपकथा एक भैरव का विद्रोह है जो नई पीढ़ी की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। उपकथा दो सोफिया की मानवता है जो पाश्चात्य भारतीय संस्कृति का संगम है। उपकथा तीन गांव के अन्य किसानों की कथा है जो सामूहिक चेतना का प्रतीक है। काल संरचना। वर्तमान में सूरदास का संघर्ष चल रहा है। अतीत में जमीन की विरासत और पारिवारिक इतिहास है। भविष्य में भेड़ों का विद्रोह और सामूहिक परिवर्तन की आशा है। दृश्य संरचना। गांव का चौपाल सामुदायिक जीवन और सामूहिक चर्चा का केंद्र है। खेत कृषि जीवन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है।
जमींदार का हवेली शोषण की संरचना और सामंतवाद का प्रतीक है। साहूकार की दुकान आर्थिक शोषण और कर्ज जाल का प्रतीक है। फैक्ट्री का प्रस्तावित स्थल औद्योगिकरण का आक्रमण दर्शाता है। नगर आधुनिकता और पाश्चात्यकरण का प्रतीक है। भाषिक विश्लेषण, भाषा की विशेषताएं। मुख्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। शैली सरल और प्रवाहमय है। व्याकरणिक शुद्धता बनी हुई है। जनभाषा यानी ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठता न्यूनतम है। जन समझ में आने योग्य है। भाषा की भूमिका, वर्णनात्मक स्तर पर प्रकृति का चित्रण और ग्रामीण जीवन का वर्णन हुआ है। संवादात्मक स्तर पर पात्रों की पहचान और सामाजिक वर्ग भेद स्पष्ट हुआ है। संवादों की विशेषताएं पात्रानुसार भिन्न है। सूरदास की भाषा धीमी और विचारपूर्ण है। भैरव की भाषा तीव्र और आक्रामक है। जमींदार की भाषा अहंकारपूर्ण और अज्ञापक है। साहूकार की भाषा कपटपूर्ण और मीठी है। जॉन सेवक की भाषा पाश्चात्य हिंदी कृत्रिम है। सोफिया की भाषा सरल और मानवीय है। पात्र विश्लेषण की दृष्टि से पात्रों की प्रतीकात्मकता, सूरदास पारंपरिक किसान, धैर्य और अहिंसा का प्रतीक है। शोषित वर्ग का प्रतिनिधि है। भैरव नई पीढ़ी, विद्रोह और राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। नया किसान वर्ग का प्रतिनिधि है। सोफिया निस्वार्थ मानवता और सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक है। पाश्चात्य मानवतावाद का प्रतिनिधि है। जॉन सेवक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतीक है। औपनिवेशिक मिशनरी का प्रतिनिधि है। जमींदार पारंपरिक शोषण और सामंतवाद का प्रतीक है। भूस्वामी वर्ग का प्रतिनिधि है। उद्योगपति नया शोषण और पूंजीवाद का प्रतीक है। नया पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। पात्रों के माध्यम से विषय वस्तु का विकास। सूरदास से धैर्य और अहिंसा का संदेश मिलता है। इसके विरोधाभास में भैरव का विद्रोह और जॉन सेवक का धर्मांतरण है। समन्वय सोफिया के माध्यम से मिलता है, जो मानवतावाद से ऊपर कोई धर्म नहीं मानती। विषय वस्तु का विश्लेषण। मुख्य विषय कृषक संघर्ष यानी जमीन के लिए संघर्ष मुख्य विषय है। शोषण बहुस्तरीय है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विस्थापन यानी ग्रामीण जीवन का विनाश गहरा विषय है। सांस्कृतिक संघर्ष यानी पारंपरिक बनाम आधुनिक एक महत्वपूर्ण विषय है। धार्मिक समस्या यानी धर्मांतरण और पहचान का संकट है। नारी जीवन यानी पारंपरिक नारी की स्थिति विषय है। सामूहिक चेतना यानी एकजुट होने की आवश्यकता उपन्यास का मूल संदेश है। उपविषय। मुख्य विषय कृषक संघर्ष से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपविषय निकलते हैं। आर्थिक में कर्ज जाल, जमीन छीनना और औद्योगिकरण शामिल है। सामाजिक में जाति भेद, धर्म, राजनीति और छुआछूत शामिल है। राजनीतिक में औपनिवेशिक शासन, सांप्रदायिक राजनीति और कानून का दुरुपयोग शामिल है। इन सबसे सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक संघर्ष निकलता है। अंतिम रूप से नैतिक विषय यानी मानवीय गरिमा का प्रश्न उठता है। तुलनात्मक विश्लेषण।
प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों से तुलना। गोदान में किसान की गरीबी दिखाई गई है, परंतु रंगभूमि से भिन्नता यह है कि वह अधिक व्यक्तिगत और कम सामूहिक है। कर्मभूमि में शहरी जीवन है, शहरी पृष्ठभूमि है। प्रेमाश्रम में सामाजिक सुधार का सुधारवादी दृष्टिकोण है। सेवा सदन नारी जीवन पर केंद्रित है। निर्मला में पारिवारिक जीवन और घरेलू पृष्ठभूमि है। रंगभूमि की विशेषता स्पष्ट है। यह प्रेमचंद का सबसे विस्तृत उपन्यास है। इसमें सबसे अधिक पात्र हैं। इसमें सबसे अधिक सामूहिक दृष्टिकोण है। इसकी महाकाव्यात्मक क्षमता अद्वितीय है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। रंगभूमि की सफलताएं। यथार्थवाद की दृष्टि से भारतीय ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्रण हुआ है। पात्र सृजन की दृष्टि से जीवंत और बहुआयामी पात्र बने हैं। भाषा की दृष्टि से सरल और प्रभावी हिंदी का प्रयोग हुआ है। विषय विस्तार की दृष्टि से बहुस्तरीय समस्याओं का चित्रण हुआ है। सामाजिक भूमिका की दृष्टि से चेतना जागृत करने का प्रयास हुआ है। महाकाव्यात्मकता की दृष्टि से एक युग की गाथा कही गई है। रंगभूमि की सीमाएं। विस्तार की दृष्टि से अत्यधिक लंबा होने के कारण कहीं-कहीं उबाऊ लगता है। पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ पात्र अधूरे रह जाते हैं। कथा गति धीमी है। उपकथाएं मुख्य कथा से भटकती है। गांधीवादी सीमाएं हैं। अहिंसा की सीमाएं उजागर नहीं हुई है। आलोचकों की दृष्टि से नामवर सिंह ने कहा कि रंगभूमि हिंदी उपन्यास की महाकाव्यात्मक परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। रामविलास शर्मा ने इसे प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि विस्तार के कारण कहीं-कहीं ढीली लगती है। विदेशी आलोचकों ने इसे भारतीय ग्रामीण जीवन का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना है। प्रासंगिकता का विश्लेषण। ऐतिहासिक प्रासंगिकता। 1920 में किसान आंदोलन और असहयोग आंदोलन चल रहे थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ। 1970 में हरित क्रांति और किसान आंदोलन हुए। 1990 में उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन आया। 2020 में किसान आंदोलन और भूमि अधिग्रहण फिर से प्रासंगिक हुए। समकालीन प्रासंगिकता। रंगभूमि की समस्याएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 1920 में जमीन छीनती थी, आज स्मार्ट सिटी और हाईवे के लिए जमीन छीनती है। 1920 में कर्ज जाल था, आज कॉर्पोरेट कर्ज है। 1920 में साहूकार शोषण करता था, आज बैंक शोषण करते हैं। 1920 में जमींदार थे, आज भूमाफिया हैं। समान सार यह है कि किसान का शोषण, जमीन का विस्थापन और मानवीय गरिमा का हनन जारी है। साहित्यिक निष्कर्ष। रंगभूमि हिंदी उपन्यास साहित्य की एक मील का पत्थर है। शैली की दृष्टि से यथार्थवाद की पराकाष्ठा है। विषय की दृष्टि से सामाजिक चेतना का प्रबल उदाहरण है। पात्र की दृष्टि से जीवंत और प्रतीकात्मक है। भाषा की दृष्टि से जनभाषा का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग है। संरचना की दृष्टि से महाकाव्यात्मक है, परंतु ढीली भी। संदेश की दृष्टि से सामूहिक चेतना और संघर्ष का महत्व दिखाती है।
सामाजिक निष्कर्ष। रंगभूमि केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज का दर्पण है। किसान के लिए संदेश है कि जमीन जीवन है, संघर्ष जारी रखो। समाज के लिए संदेश है कि शोषण देखो, चुप मत रहो। सरकार के लिए संदेश है कि विकास मानवीय हो, किसान का हित देखो। साहित्यकार के लिए संदेश है कि यथार्थ दिखाओ, आशा दिखाओ। मानवता के लिए संदेश है कि धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अंतिम मूल्यांकन। रंगभूमि प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इसकी विस्तृतता, यथार्थवाद, सामाजिक प्रतिबद्धता और महाकाव्यात्मक क्षमता इसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान देती है। यद्यपि इसकी संरचनात्मक ढीलापन और कथा गति की धीमी गति कुछ आलोचकों को आपत्तिजनक लग सकती है, परंतु विषय वस्तु की गंभीरता और पात्रों की जीवंतता इन कमियों को पूरा कर देती है। रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जो पढ़ने के बाद नहीं बल्कि जीने के बाद समझ में आता है। दोस्तों, आज हमने रंगभूमि का गहन अध्ययन किया। सूरदास की पीड़ा, भैरव का विद्रोह और किसान के शोषण की कहानी, यह सब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आपकी राय में आज के समय में सूरदास जैसा धैर्य रखना चाहिए या भैरव जैसा विद्रोह? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।